हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज है दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन। राइट, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 7 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट हिट की है इस बार। इस इमेज से आप इजीली डिपिक्ट कर पाएंगे कि पिछले 7 क्वार्टर में से सबसे जो लोएस्ट ग्रोथ जीडीपी की रही है वो इस सेक्टर में गई है, हमारे इस बार के क्वार्टर में गई है, एंड दैट इज नियरली 5.4। ऑलराइट, आरबीआई ने जो स्पेकुलेशंस लगाए थे उसके हिसाब से इट वाज टू बी नियर अबाउट 7 के अराउंड, 7.2 के अराउंड की स्पेकुलेशंस थी। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी 6.5 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार के जो डाटा रिकॉर्ड्स आए हैं उनके हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो है वो 5.4 पर ही सिमट कर रह गई है। ठीक है जी, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है सिर्फ उसके अंदर आपकी जो है स्लम नहीं देखा गया है, बाकी सभी सेक्टर्स नीचे की तरफ अपनी ग्रोथ को दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या पुश एंड पुल फैक्टर्स रहे हैं इस बार। वो चीज़ आप एक बार अपने स्टैटिक पोर्शन से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा कि इकोनॉमी के लिए जब जीडीपी ग्रोथ हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दैट आर योर पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे। राइट, उसके बाद अगर हम आगे चलें इसके ऊपर तो हमारी जो प्राइम न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यहाँ से भी आ रही है। देखिए, आपका एक साइक्लोन है, कुछ दिनों से डिप्रेशन बन रहा था तमिलनाडु की कोस्ट के पास। राइट, डेली न्यूज़पेपर में आ रहा था, एंड नाउ फाइनली ये चीज़ कह दी गई है कि साइक्लोन फेंगल जो है वो आज पुडुचेरी के अंदर जो है किसी भी टाइम पे इरप्ट कर सकता है, वो वहां से क्रॉस आउट करेगा कोस्ट को। तो हमें यहाँ पर जो समझना है दैट इज द साइक्लोन प्रोसेस। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑन एन एवरेज जब आपके यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं तो उसके लिए जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और क्योंकि इस बार जो है वार्मिंग बहुत ज़्यादा हुई थी तो इसीलिए जो है नॉर्मली ये जो फिनोमेनन है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, बट नवंबर लास्ट के और दिसंबर स्टार्टिंग में जो साइक्लोन्स इरप्ट होने शुरू हुए हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है कि आपका सी सरफेस टेम्परेचर अब ज़्यादा टाइम के लिए गर्म रहने लगा है। राइट, तो अब यहाँ पर हमें जो समझना है दैट इज रिलेटेड साइक्लोन फेंगल। तो इससे रिलेटेड कुछ एक बातें देख लेते हैं। जैसे ये जो नेम है ये सऊदी अरेबिया ने दिया है। राइट, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स है वो पर्टिकुलरली इसीलिए की जाती है कि आपके एक एरिया के अंदर अगर एक से ज़्यादा साइक्लोन्स हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसी हिसाब से मेजर्स लेने के लिए एक पूरा का पूरा 13 कंट्रीज़ का कोलैबोरेटिव यूनिट है। अगर उन कंट्रीज़ की मैं आपके साथ बात करूं तो देखिए इधर हमारे आप समझ सकते हैं एशिया जो इंडियन ओशन है उसके अराउंड ही हैं ये सारी कंट्रीज़। ओमान, राइट, ओमान हो गया, यमन हो गया, देन यू हैव यूएई, उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया हो गया जो आपके अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, देन यू हैव कतर। ठीक है, यहाँ से आपको ईरान हो गया, देन यू हैव पाकिस्तान, राइट, इंडिया है, उसके बाद आपका यहाँ पर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, देन यू हैव म्यांमार एंड थाईलैंड। ये जो आपकी कंट्रीज़ हैं, और बीच में से हो गया मालदीव्स। ये आपके 13 कंट्रीज़ का कोलैबोरेटिव ग्रुप है जो इकट्ठे मिलकर नोमेनक्लेचर करते हैं आपके स्पेसिफिकली इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के लिए, चाहे वो अरेबियन सी में आए, चाहे वो अरेबिया की इधर की कोस्ट पर आए, या फिर वो हमारे बे ऑफ बंगाल या नीचे की तरफ इन कंट्रीज़ के आसपास रहते हैं। तो ये 13 कंट्रीज़ आपस में नेम्स देती हैं जो इनके हिसाब से जिस तरीके से ये देना चाहती हैं। एंड इस बार जो ये फेंगल नेम आया है दैट इज़ गिवन बाय सऊदी अरेबिया। ऑलराइट, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशियन नेशंस, एशिया पैसिफिक के लिए जो एक काउंसिल बनी है स्पेसिफिकली, इसको हम यूएन एस्कैप भी बोल देते हैं। राइट, इस नाम से भी इसको जानते हैं।
ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलके इन 13 कंट्रीज के ग्रुप के हिसाब से जो है आपकी नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स करती हैं, जो पर्टिकुलरली एशिया पैसिफिक, एशिया और आपके जो इंडियन ओशन है उस रीजन में आपकी कंट्रीज की कोलैबोरेटिव यूनिट है। ऑलराइट, तो आपको यहाँ से ये नोमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज हैं, किस तरीके से नेमिंग दी जाती है, ताकि अगर एक रीजन के अंदर एक से ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं तो हम उसको ईजिली कैप्चर कर सके। राइट, इस वक्त पर जो तमिलनाडु के कोस्ट पर स्ट्राइक करने वाला है दैट इज साइक्लोन फेंगल, वो आपको देखना है, ठीक है जी, जिसको सऊदी अरेबिया ने नेम दिया है। राइट, इसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पहले ही पेज से न्यूज़ आ रही है दैट इज अगेन रिलेटेड टू ग्लोबल ट्रीटी ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। हम ये न्यूज़ लगातार आज 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि बुसान के अंदर स्पेसिफिकली ट्रीटी आपकी जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं, ताकि एक प्रॉपर ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड एक ट्रीटी बनाई जा सके। राइट, 5th राउंड ऑफ कोलैबोरेशन नेगोशिएशंस हो रहे हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जो है पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ जो है सेग्रीगेटेड सेगमेंट्स आ गए हैं, मतलब आपकी कंट्रीज जो हैं वो कम्प्लीटली एग्री नहीं कर रही हैं उस ड्राफ्ट में। एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, ये लिखा गया है कि वीक प्लास्टिक ट्रीटी नहीं चाहिए, वी नीड द करेज, वी नीड टू स्टॉप इट। ऑलराइट, यहाँ पर जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कही गई है वो है ईयू की तरफ से दिए गए प्रपोजल्स, जो आपको इस पैराग्राफ में दिख जाएंगे, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल टारगेट है उसके लिए हमें जैसे प्लास्टिक प्रोडक्शन के प्राइमरी जो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक के अंदर जो बिल्कुल प्राइमरी पॉलीमर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, उनके रिडक्शन के ग्लोबल टारगेट्स रखें सभी कंट्रीज के लिए। इट इज़ सिमिलर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पूरे विश्व के लिए टारगेट है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस हमें ग्लोबल वार्मिंग वो जो है कम करना है और सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना है एनडीसीज के थ्रू। वैसा ही कुछ ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर बोला है कि आप इकट्ठे मिलकर कोई ऐसे टारगेट सेटअप करें जिससे आप प्लास्टिक के पॉलीमर्स की प्रोडक्शन पर रोक लगा सके। ऑलराइट, और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि हमें वो भी देखना होगा जो एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस सेगमेंट को शायद कहीं भूल रहे हो कि प्लास्टिक से हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। सिर्फ मरीन इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हेल्थ भी बहुत हद तक इससे जो है इंपैक्ट होती है। यहाँ तक कि आपके जो बेबी होता है, जब प्लासेंटा मदर के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ तक प्लास्टिक जो है वो सर्कुलेट कर जाती है थ्रू फूड, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। राइट, नाउ व्हाट टू सी इज डिसएग्रीमेंट किस बात पे हो रहा है, इसी आर्टिकल के अंदर दिया भी गया है, जहां प्ले सेफ की हेडिंग दी गई है कि इंडिया, चाइना, ये सभी देश जो है इस बात को लेके थोड़ा सा पीछे हैं, बैक एंड पे हैं। रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने देखा ही है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चों के खेलने के टॉयज़ हो गए, या बहुत सारे ऐसे सिंगल यूनिट्स हैं जो हमारे यहाँ प्लास्टिक जो है वो बहुत ही कॉमन है, हर एक चीज़ में मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही देशों में उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा है। यू नो, चाइना जिस तरीके से चीज़ें बहुत सस्ते सामान पे डंप करता है, सस्ता इजी जो है वो चीप मटेरियल देता है, उससे भी ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो दोनों तीनों ये जो कंट्रीज़ है इनका कंसर्न यही है कि अगर ऐसा कोई ग्लोबल टारगेट लग जाता है तो अगेन जो आपका बिजनेस प्रोटोकॉल है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। राइट, तो अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी 4 नेगोशिएशंस के बाद 5th हो रही है बुसान, साउथ कोरिया के अंदर। अब इसके अंदर जो देखने लायक रहेगा वो ये होगा कि एक्चुअली में कौन सी ट्रीटी विद व्हाट ड्राफ्ट्स इट इज गोइंग टू कम अप, ठीक है। बिकॉज ये मीटिंग चल रही है, तो जब तक चल रही है तो बातें तो होती रहेंगी। जैसे COP29 बहुत दिनों तक एक्सटेंड हुई, लेकिन एट लास्ट वही चीज़ है कि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर फिर भी इतना ज़्यादा कोई आपका $300 बिलियन का ही जो है सेटअप हुआ है, लेकिन वो चीज़ भी सबको रजामंदी में नहीं थी, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, ड्राफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कौन सा ड्राफ्ट फुल एंड फाइनल आएगा वो चीज़ हमारे लिए फॉर श्योर कंसिडरेबल रहने वाली है, क्योंकि पहली ग्लोबल ट्रीटी होगी, ठीक है जी। समझ में आ गई? तो ये पहले पेपर से आपके आज के पहले पेज से ये 3 न्यूज़ थी जो आपको निकालनी है, आपके साइक्लोन से रिलेटेड, देन GDP से रिलेटेड, ये सारी की सारी न्यूज़ आज आपको समझ लेनी है यहाँ से। उसके बाद हमारे लिए जो प्राइम इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है दैट इज़ योर न्यूज़ दिस।
यहाँ से देखिए बांग्लादेश के अंदर काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, इस्कॉन के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो है कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। इनफैक्ट कोलकाता के अंदर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट मिनिस्ट्री और आपके एम्बेसी के सामने देखे गए हैं। वहाँ पर लोगों ने बांग्लादेश के जो लीडर हैं इस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके भी पुतला जला दिए हैं, बांग्लादेश का फ्लैग भी जला दिया है। और अब फाइनली इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, जो हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ अधिकार है। आपने जिस लीडर को अरेस्ट किया है स्पेसिफिकली, आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो कोई एक सिर्फ भारतीय उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्लोबल लेवल पर ये जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन। एंड यूल हैव टू कंसिडर आउट कि जब आप इनको ट्रायल करें तो आप इनके राइट्स को भली भांति जानते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर यहाँ पर ये चीज़ भी सामने आई है कि जो आसिफ नजरुल हैं, जो वहाँ के वोकल स्पोक्स पर्सन हैं इस टाइम की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत ही स्पेसिफिकली शब्दों में कहा है कि इंडिया के अंदर खुद अपने रिलीजियस जो है वो माइनॉरिटीज़ को नहीं संभाल पाते हैं, मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे बहुत कुछ फेस करते हैं। आप अपना घर देख लीजिए, हम अपने बारे में खुद देख लेंगे। आपके यहाँ पर जो हमारे से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, वी आर नॉट इवन कंफर्टेबल विद दोज थिंग्स, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस जब से आपकी शेख हसीना का जो है वो फ्ली हुआ है, हमने उनको शरण दी है, हमने अपने यहाँ पर उनको थोड़े टाइम के लिए रखा भी था। उसके बाद से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर इन अ टर्मोइल, स्टेट ऑफ टर्मोइल, ठीक है। अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं कह सकते हैं, बट इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर थोड़ा सा और रिफ्ट ऐड ज़रूर कर देती हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 से ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आस पड़ोस में चल रही हैं, उससे रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल है, जिसके अंदर एक तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया यूएस जो अडानी वाला केस है उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोल दिया है ऑफिशियली कि हमारा इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, ना ही हमसे कोई पेपर्स मांगे गए हैं, ना ही हमें कोई वारंट के बारे में बात हुई है। ये इंडिविजुअल लेवल पर गेम है, अडानी के साथ प्रॉब्लम है, यूएस के ऑफिशियल्स की प्रॉब्लम है, वो खुद देखे, इंडिया एज अ नेशन इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज ऑफिशियली आपकी स्टेटमेंट में आ चुकी है सामने। नाउ मूविंग अहेड आर नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम दिस पेज। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से यहाँ पर इस जगह पर आपके लिए एक न्यूज आर्टिकल आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाकुंभ मेला लगने जा रहा है जनवरी के अंदर। आपको इसका प्रिसाइजली पता होना चाहिए, नॉट बिकॉज आपको घूमने जाना है, बट बिकॉज यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पहले भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ठीक है। महाकुंभ मेला भारत के अंदर हर 12 साल के बाद ये जो मेला है ऑर्गेनाइज होता है, और ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं कल्चरल फेस्टिवल है। इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल लिस्ट जो है कल्चर की, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इवेंट्स, कल्चरल इवेंट की लिस्ट के अंदर 2017 में महाकुंभ को ऐड किया था, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चरल इवेंट की लिस्ट में 2017 के अंदर महाकुंभ को ऐड कर दिया गया था, और तब से या उससे भी पहले से इसकी जो बैकिंग, अगर हम हिस्ट्री की बैकिंग देखें तो गुप्ता एम्पायर 4th और 5th सेंचुरी बीसी से हमें इसके बारे में पता लगता है कि तब से ये जो इवेंट है हमारे देश में मनाया जाता है। अगर प्रिसाइजली इस इवेंट के बारे में बात करें तो देखिए आपके भारत में 4 ऐसी जगह है जहां महाकुंभ अरेंज होता है। सबसे पहला जो इस बार हो रहा है वो हो रहा है प्रयागराज के अंदर, ठीक है। यहां पर ये जो है इट इज ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड टू बी डीम्ड सरस्वती, जो माना जाता है कि यहाँ पर वो ओमनी प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं कि लुप्त हो गई थी लेकिन अब वहाँ पर से ही वो फ्लो करती थी एंशियंट टाइम्स में। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का कन्फ्लुएंस माना जाता है आपके प्रयागराज को। सेकेंड, इट इज़ इन नासिक जहाँ पर गोदावरी का ओरिजिन है, जो आपकी गोदावरी रिवर है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा। देन थर्ड इज योर हरिद्वार, जहाँ पर गंगा जो है वो पहली बार प्लेन्स में उतरती है ऋषिकेश के बाद, वहाँ पर ही इसको मनाया जाता है। एंड फोर्थ इज योर उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर भी है, और वहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर ये पर्टिकुलर जो है इवेंट मनाया जाता है। तो रिवर सिस्टम के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। GS1 कल्चर का पार्ट है, राइट, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर, और क्योंकि यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्निशन दे रखी है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट इन द अपकमिंग जनवरी।
ठीक है, जनवरी 13 टू फरवरी 26 की इसकी डेट है। अब यहाँ पर न्यूज़ के अंदर क्या दिया गया है, ये चीज़ देखी जा रही है कि क्योंकि ये जो है प्रयागराज के अंदर हो रहा है, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ओवर 40 करोड़ पिलग्रिम्स के आने की उम्मीद है। ठीक है, शाही स्नान वगैरह बहुत बहुत ह्यूमंगस फेस्टिवल होने वाला है। तो द यूपी गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि वो जो है रेलवे से लगभग 1300 ज़्यादा ट्रेन चलवाने की बात की जा रही है कि रूट्स जो है वो बढ़ा दिए जाएं, बिकॉज दे आर बिलीविंग कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रयागराज में, दे विल बी ट्राइंग टू मूव टू अयोध्या, वहाँ पर भी विजिट करना चाहेंगे, और दे विल बी विजिटिंग वाराणसी एज वेल, राइट। तो आपको ये चीज़ कंप्लीटली अगले साल, जस्ट आपके प्रीलिम से कुछ टाइम पहले ही, ये पूरा का पूरा इवेंट जो है वो न्यूज़ में रहने वाला है, और ये जब तक चलेगा इट इज़ लगभग 1-1.5 महीने का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, और ये करंट में रहेगा। तो ये बेसिक आप अभी से देख लीजिए, उस टाइम पर जो और चीज़ें ऐड अप होंगी वो आप तब नोट्स में ऐड करते रहिएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट इज़ अपकमिंग आफ्टर 12 ईयर्स। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस बार के प्रीलिम्स में भी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार जो और आपके इसी पेज से एक और आर्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह से आपके लिए एक जो है, हमारे यहाँ नेशनल सीड कांग्रेस चल रही थी 28 to 30 ऑफ नवंबर, राइट। नेशनल सीड कांग्रेस आपके वाराणसी के अंदर हो रही है। जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं दैट इज शिवराज सिंह, उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया था, ऑलराइट। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो सीड से रिलेटेड हो रही है कि भारत के अंदर सीड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म बहुत पुराने टाइम का है। वी हैव अ लॉ ऑफ वेरी ओल्ड एज पीरियड। तो अभी जो है इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर ये बात हो रही है कि नए ज़माने के अंदर नए हिसाब से, नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, आपके जो है जीएम क्रॉप्स के हिसाब से, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, बेटर कल्टिवेटिंग क्रॉप के हिसाब से, आपके नए सीड्स की गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी को देखा जाए। बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले जो हमारे सीड्स जो सर्टिफाइड माने जाते हैं उनके स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं, ऑलराइट। तो यही सब डिस्कशन इस समिट के अंदर हुआ है, इस कांग्रेस के अंदर हुआ है, जहां पर लोग आकर बैठे हैं और उन्होंने, साइंटिस्ट ने अपना दिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बदल सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक्ट्स आपके लिए मेंशन किए गए हैं, जैसे सीड्स एक्ट 1966 एंड रूल्स। ये जो है ये बहुत पुराने हैं, 80s के टाइम के, 68 और 66 के टाइम से ये एक्ट चल रहे हैं। तो ये बहुत ओल्ड एज है और अभी तक के रिवाइज नहीं हुए हैं। येस, एन अटेम्प्ट वाज मेड इन 2002 और 2004 के अंदर एक बिल भी प्रपोज किया गया था, बट वो वहीं पर छोड़ दिया गया। उसके बाद से अभी तक कोई भी नया और बिल नहीं आया है सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत पुराना चल रहा है सब कुछ, आपको इसको एक नए सिरे से देखना है। एंड इसके बाद क्या ड्राफ्ट निकल कर आता है, क्या हमारे इंडिया के अंदर नया एक्ट बनकर आता है, वो आपको देखने लायक रहेगा, ठीक है। बिकॉज वी नो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बहुत सारे लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो है यहाँ से, दैट आई कैन सी यू एंड देन आई कैन नॉट। Just a second, it will take. Now you see me and now you don't see। यहाँ पर जो आर्टिकल के अंदर बातें कही गई है, जो आपकी केस स्टडीज निकल कर आई है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मेन मोटिव समझना है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आपके लिए यूज की गई है एंड दैट टर्म इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर सीधा सीधा ये भी कहा गया है, देखिए ये यहीं पर आपका डाटा दिया गया है कि लगभग ऑलमोस्ट 16 लाख फेक कॉल्स इस साल रिकॉर्ड किए गए हैं जो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड थे। पूरा मामला है क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1-2 केस स्टडीज दी गई है जहाँ पर एक लेडी के बारे में बताया गया है कि उनके ऊपर उनको एक कॉल आता है जिसके अंदर उनका बच्चा जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा था उसकी की किसी एनोनिमस एक्टिविटी के हिसाब से वो अरेस्ट कर लिया गया है और अगर उसको बचाना है तो आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो
दैट इज समथिंग डिजिटल करप्सी से रिलेटेड था। और एक और जो है आपके 2-3 केस स्टडीज इसमें बताई गई हैं जिसके अंदर लोगों को अंदर घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है एंड द पर्सन ऑन द अदर हैंड वीडियो कॉल करते हैं, स्काइप के ऊपर उन्हें 24/7 मॉनिटर करते हैं एंड दे आर वियरिंग द यूनिफॉर्म्स ऑफ द पुलिस staff and they are showing documents of high rated agencies of India like CBI and all that stuff। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है कि आपको ऑथेंटिकेटेड रूप से ये चीज़ इंश्योर कर दी जाती है कि आप किसी फ्रॉड में या किसी स्कैम में पाए गए हो, और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको मॉनिटरिंग के अंदर रहना पड़ेगा, आपको पूरा सहयोग देना पड़ेगा और आपको ये पर्टिकुलर पैसा जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़े बड़े आपके आरबीआई हो गया या सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनका नाम लेके आपको हवाला देते हैं एंड दे जस्ट ट्राई टू वॉश योर माइंड आउट, राइट। तो ये चीज़ जो है ये रिकॉर्ड इस स्टडी के अंदर ये साबित आया हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर आपको ये बताया गया है कि इस साल ऐसे बहुत से मामले दर्ज हुए जब ये आपका देखिए यहाँ पर जो 24 आवर्स के अंदर जो पोर्टल रन हुआ है वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि लगभग 12,000 करोड़ के स्कैम्स, राइट, पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ से रिलेटेड देखे गए हैं। डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और रीज़न ये है कि जो आपका डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, जो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आप पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं या फिर आप कहीं पर अपनी पब्लिक अगर कोई साइट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर अपने पासवर्ड्स सेव कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपके जो अकाउंट्स हैं वो आधार लिंक्ड है, तो ये भी एक लूप होल माना जा रहा है कि जिससे आपका पूरा का पूरा जो डाटा है वो डार्क वेब पर, पर्सनल डोमेन का जो डाटा है वो डार्क वेब पर कंप्लीटली सोशल हैंडल्स पर पड़ा है। और जब इनकी चेन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी रिसर्च स्टडी के अंदर ये पाया गया है दैट चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम तक इसके लिंक्स पाए गए हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इट इज़ थ्रू द एक्ट ऑफ फिशिंग, जहां कर कोई रहा है, नाम किसी का आ रहा है, चीज़ें कहीं हो रही हैं और इनको ट्रैक आउट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे में इस आर्टिकल के थ्रू यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज़ से बचने के लिए खुद जितना अवेयर रहे वही बढ़िया है, बिकॉज पिछले साल ऐसे बहुत से केसेस रजिस्टर हुए हैं जहां पर इस तरीके के फेक कॉल्स देखे गए हैं जिसमें आइदर आपके किसी चाइल्ड, आपके रिलेटिव, आपके हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो है केसेस सामने आए हैं कि हाँ आपको ये चीज़ पकड़नी होगी, यहाँ पर आपका बच्चा इस ये करते हुए पाया गया, अगर आपको बचाना है तो वो आप उससे कर लीजिए, राइट। एंड दे हैव एआई जनरेटेड वॉइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, जिससे वो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में है, फ्रॉड अलर्ट से रिलेटेड है और ये आपका डिजिटल क्राइम से रिलेटेड है। अब इस चीज़ से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बताया गया है वो यही है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस है जो सबसे ज़्यादा काम आ सकती है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम अपने न्यूज़पेपर को आगे बढ़ाएं तो आज के न्यूज़पेपर से अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दैट इज़ फ्रॉम दिस पेज, यहाँ से वर्ल्ड पेज से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू यूथेनेशिया। देखिए यूके के अंदर आपका एक लॉ पास होने जा रहा है जिसके अंदर आपका राइट टू डेथ लोगों को दिया जा रहा है। सी दिस वन, इनिशियल नोट टू बिल अलाउंग टर्मिनली इल टू एंड देयर लाइव्स। ठीक है, यूके के अंदर पहली बार ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा है जहां पर यूथेनेशिया दैट इज राइट टू डाई, राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ आपका क्लेम किया जा रहा है लोगों के द्वारा। इंडिया की हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर इस चीज़ का क्या स्टेटस है। तो देखिए बहुत अ लॉन्ग टाइम बैक देयर वाज अ केस ऑफ अरुणा शेनबोग, ठीक है, जो एक फीमेल थी, नर्स थी, शी वाज रेप्ड ब्रूटली एंड शी वाज कंप्लीटली टॉर्चर्ड। ठीक है, और उसके बाद हर बॉडी वेंट टू इन कोमा स्टेट के अंदर चली गई वो। तो काफ़ी सालों तक वहाँ पर उसी स्टेट में रहने के बाद शी वॉज इन अ नॉन वेजिटेटिव स्टेट वेयर हर ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग एंड शी वॉज जस्ट लाइंग ऑलमोस्ट डेड ऑन द वेंटिलेटर फॉर ईयर्स। उसके बाद ये चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर दैट एटलीस्ट व्हाटसोएवर शी हैज़ सफर्ड नाउ प्लीज लेट हर die in a dignified manner, right? There is no possibility that she can come back and can restart her life, so let her die in a dignified manner so that she cannot bear up the pain which she is having daily.
ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर इंडिया में ये क्लियर किया था कि देखिए आपका जो यूथेनेशिया है, हम उसको पहले समझते हैं। यूथेनेशिया होता क्या है कि अगर आपका इंसान जो है वो परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, मतलब वो किसी ऐसी स्टेट में चला गया है जहां पर वो अपने लिए फैसले खुद नहीं ले सकता है, या उसके चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत मिनिमल है, तो ऐसी स्टेट को हम यूथेनेशिया बोल देते हैं, जहां पर वो किसी एक्सटर्नल लाइफ सपोर्ट की मदद से लेटा हुआ है। ऐसे केस के अंदर दो चीजें होती है, देखिए एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। देखिए यूथेनेशिया का मतलब है किसी ऐसे इंसान को लाइफ सिस्टम पे वो जो चला गया है उस लाइफ सिस्टम को हटा देना। सॉरी, यूथेनेशिया का मतलब होता है कि जब आप किसी इंसान को उस पर्टिकुलर स्टेट से हटा देते हो, जब वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, वहां से आप उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए, उस चीज को यूथेनेशिया कहा गया है। नाउ व्हाट इज एक्टिव यूथेनेशिया? जब आप बाहर से कोई चीज इंजेक्ट करते हैं या कोई आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडेड चीज लगा रहे हो जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, दैट इज एक्टिव यूथेनेशिया। एंड पैसिव यूथेनेशिया सिंपली जब आप उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर वो एक्सटर्नल फीडिंग पे है या वेंटिलेटर पे है, जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं, मतलब आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा उसको लाइफ उसकी लेने के लिए नहीं डाल रहे हैं, इनफैक्ट वो जिस कंडीशन पर है, जो सपोर्ट आपने दे रखा है, बस आप वो सपोर्ट हटा रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग है। एक्टिव में आप कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस। पैसिव में आप ऑलरेडी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है या एक्स्ट्रा फीडिंग मैकेनिज्म है या जो भी है, आपने अगर आपने उसका जो है किडनी ट्रांसप्लांट की जगह जैसे हमारे जो प्रोसेसेस होती हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस, उनको हटा दिया है, तो वो चीज जब आप रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज पैसिव यूथेनेशिया। तो इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को लीगल माना गया है, एक्टिव यूथेनेशिया को नहीं। और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसको आर्टिकल 21 के साथ रिलेट किया जाता है, दैट इफ यू आर हैविंग राइट टू लाइफ देन यू ऑल्सो हैव राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ठीक है, ना ही सुसाइड ना ही एक्टिव यूथेनेशिया इसके अंदर कवर्ड है। इंडिया के अंदर लीगल सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया है, वो भी तब अगर आपकी डॉक्टर्स की जो टीम है वो वेरीफाई कर दे दैट येस द पर्सन इज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, और उसमें भी फिर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी विल बना के जा सकता है, जिसके अंदर वो डेथ विल लिख सकता है कि अगर मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो अपार्ट फ्रॉम कि मेरी फैमिली जो है इकोनॉमिक बर्डन झेले, मेंटल बर्डन झेले, इट्स सिंपली कि वो मुझे उस पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम से हटा दे एंड दे कैन गेट अ फ्री विल। ठीक है, तो ये सारा जो केस है ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर यूथेनेशिया से रिलेटेड क्या लीगल स्टांस है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी जगह एक्सेप्टेबल है, काफ़ी जगह नहीं, और यूके में ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई है। राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम ज्वाइन करें तो सी आर वेरी नेक्स्ट पेज, यहाँ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहा है, दैट इज फ्रॉम दिस इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर बांग्लादेश का भी रोल है। ये जो आर्टिकल है मेनली ये बांग्लादेश और चाइना के टाइज से रिलेटेड है, लेकिन देखिए आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट नेबरहुड कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड ये आपका पूरा आर्टिकल है, जिसके अंदर इंडिया का स्टांस भी लिया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा मुद्दा समझाने की बात करूँ तो जैसे हेडिंग ही बता रही है कि जो आपके केपी ओली हैं, दैट इज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर नेपाल, वो विजिट पे जा रहे हैं चाइना, और वहाँ पर ये फैसला लेना है कि उन्हें बीआरआई को साइन करना है या नहीं। बीआरआई इज बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव बाय चाइना। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने प्रोक्लेम किया हुआ है कि वो नियरली 45 प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं चाइना वाले आपके नेपाल के अंदर लगाने वाले हैं। तो जितनी भी हमारी स्मॉल नेबरहुड नेशंस है, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, दे ऑल आर डोमिनेटेड बाय चाइना। उन सब के ऊपर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है, सो दैट ही कैन अ मोर प्रेशराइजिंग होल्ड ऑन इंडिया।
ठीक है। और इन सभी नेशंस के साथ इंडिया भी रिलेशंस इसी तरीके से रखना चाहता है सो दैट वी कैन काउंटर चाइना। ठीक है जी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी बीजिंग है वो ब्रॉडली अलाइन कर रहा है कि इम्प्लीमेंट तो 2020 से कर दिया था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था इन्होंने नेपाल के अंदर, जो BRI के साइन होने से पहले, दैट इज BRI जब तक स्टार्ट भी नहीं किया था, दे हैव स्टार्टेड विद पोखरा इंटरनेशनल। और उसके अंदर इन लोगों ने इसको 26 बिलियन, सी हेयर इट इज रिटन, 26 बिलियन का लोन असिस्टेंस दिया गया था चाइना की तरफ से नेपाल को पोखरा एयरपोर्ट के लिए। लेकिन अब जब वो फंक्शनिंग में आया है तो वहां पर एक भी इंटरनेशनल एयर फ्लाइट नहीं है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग के दौरान, मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ वाइट एलिफेंट का जिक्र किया गया है यहाँ पे कि सिर्फ शो पीस के लिए है वो चीज़। इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद, इतना सब करने के बाद, अब वहाँ से जो रिटर्न बैक की टर्न आई तो वहाँ से इतना कुछ नेपाल को जो है वापस में नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज पोखरा एयरपोर्ट वाला जो केस है। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि नेपाल की जो डेट टू GDP रेशियो है वो ऑलरेडी 44% के आसपास चल रही है। और चाइना जब भी किसी देश के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाता है तो वो हेवी लोन सिस्टम लेता है, जैसे वो श्रीलंका के साथ भी कर चुका है, जहां पर उन्होंने उनका पूरा का पूरा एक टेरिटोरियल एरिया ही अपने कैप्चर में कर लिया था। राइट, वो अपने छोटे छोटे चाइना टाउन्स बनाने के लिए फेमस है, जहां पर उन्हीं की लेबर उन्हीं के हिसाब से उनका प्रोजेक्ट लगाती है एंड नोबडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन देयर कंट्रीज। ठीक है, तो इस चीज को लेके काफी चीजें चल रही है। अब जियो पॉलिटिकल गैम्बिट ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा है, बिकॉज US भी इस चीज का ध्यान रखता है। देखिए यहाँ पर ये चीज बताया भी गया है कि जब अमेरिका की तरफ से 500 मिलियन का सपोर्ट गया था नेपाल को, तो उसको कोर्सिव डिप्लोमेसी का नाम दिया था चाइना ने। बट अब US और इंडिया दोनों के साथ जो है नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और वो हमारे साथ बहुत अच्छी टर्म्स पे हैं। वी हैव वेरी मच प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल इन नेपाल। ठीक है, हम उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, एज आर गुजराल डॉक्ट्रिन ऑल्सो सेज दैट इंडिया को बड़े भाई की तरह, बिग ब्रदर की तरह अपने स्मॉल नेबरिंग नेशंस का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि IR के हिसाब से जो नेपाल के साथ चाइना का या चाइना का हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ क्या रिलेशन रहता है, उसका कंप्लीटली जो फर्क है जो देखा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो BRI एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चाइना वर्ल्ड वाइड अपनी डोमिनेंस साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरे विश्व को वो बेल्ट और रोड के साथ, यानी रेलवे लाइन और थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नेपाल के थ्रू भी वो जा रहा है और इंडिया के POK के एरिया से भी वो जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान से देख लेना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, इसी पेज पर हमारे आज के डिस्कशन की लास्ट न्यूज़ रहने वाली है, दैट इज़ फ्रॉम दिस वेरी इमेज। ठीक है, देखने को ये बहुत ही एक सिंपल सी इमेज दिख रही है जिसके अंदर एक बोट के अंदर लोग सवार हैं, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसके नीचे लिखी गई एक लाइन ही बहुत कुछ बता रही है। सेनेगल से आपके 136 माइग्रेंट्स जो हैं वो कैनरी आइलैंड की पोर्ट पर पाए गए हैं, मतलब वो वहाँ पर उनको लेके आए हैं सेफली, इनफैक्ट स्पेनिश वाले। तो आपको इन दोनों जगहों की लोकेशन अपने मैप पर आज ज़रूर मार्क करनी है। आपको याद रखना है कि जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्ट में मोरिटानिया के नीचे आपका एक छोटा सा कंट्री है सेनेगल। ठीक है, जहाँ से आपका ये लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है, दैट इज कैनरी आइलैंड। ठीक है, वहाँ, और ये जो कैनरी आइलैंड्स हैं ये स्पेन की टेरिटरी है। ठीक है, मोरक्को से 150 किलोमीटर वेस्ट साइड पे पड़ता है कैनरी आइलैंड, साउथ अफ्रीका की ही कोस्ट पे है। लेकिन कैनरी में जो है बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स जा रहे हैं सेनेगल से, पिछले काफ़ी सालों से लगभग हज़ारों की संख्या में लोग जा चुके हैं। रीज़न ये है कि सेनेगल के अंदर आपके जो फिशरमैन हैं उनकी केस स्टडीज़ के बारे बात ये पता लगता है कि वहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं या जो लोकल लोग हैं उनके लिए, उन फिशरमैन के लिए इनफ फिशेस रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि यूरोप की, चाइना की जो
आपकी नेवल शिप्स हैं वो आके यहाँ पर अपना हक जमा रही हैं, वो आकर यहाँ पर फिशिंग सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड दैट इज़ वाई सेनेगल इज़ इन इकोनॉमिक ट्रैप, इट इज़ विद फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसी वजह से लोग वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को फ्लरिश करने के लिए एक ऐसे एक्सपेडिशन पे निकल पड़ते हैं जो बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट इमिग्रेंट रूट बताया गया है। ठीक है जी, अटलांटिक ओशियन के अंदर ये जो 1400 किलोमीटर का पूरा ट्रेवल है, ये सबसे टफ बताया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी। और ऐसा भी कहा गया है आर्टिकल्स में कि इनको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की जाती, ना ही सेनेगल की तरफ से ना ही कैनरी की तरफ से। बात करें कैनरी आइलैंड्स की, तो ये टेरिटरी स्पेन की है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है, बिकॉज इक्वेटर से ऊपर की तरफ आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आपकी अफ्रीका के वेस्ट में पड़ता है ये पर्टिकुलर आइलैंड, और यहाँ पर ये लोग सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि एक बार यूरोपियन टेरिटरी में हम घुस जाएं स्पेन की, उसके बाद हम यूरोप में चले जाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि जब ये लोग डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो देयर वीज़ा आर गेटिंग कैंसल्ड एंड रिजेक्टेड, लिविंग देम एट बेयर हैंड, कि उनके हाथ में ना तो अपनी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, ना वो किसी और देश में जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है जो खुद में एक बहुत डेंजरस है, जिसके अंदर केस स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि बहुत सारे घरों से जवान बच्चे 27-28 साल के लड़के युवा वो जो है अपनी जान खो चुके हैं इस चक्कर में, बिकॉज वो घर से निकल जाते हैं बट द एक्सपेडिशन दे आर फेसिंग इज़ नॉट सेफ इनफ, और ये जो माइग्रेंट्स हैं इनको भी अभी रेस्क्यू करके ही लेके आया गया है यहाँ पर, जो बीच में ही फंस गए थे। ठीक है जी, तो ये पूरी केस स्टडी आपको देखनी है, बिकॉज द माइग्रेंट इशू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, वो चीज़ आपको देखनी है अपने पेपर के लिए। इन दोनों आइलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें हमने आज आईआर से रिलेटेड आपके पास बहुत कुछ आया है, यूथनेशिया वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डिजिटल क्राइम वाला आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें एक बार फ्लैशबैक में ज़रूर देखिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स से कैसे ही अगर चीज़ न्यूज़ में चल रही है तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, महाकुंभ के ऊपर जो कवरेज है वो बहुत लेंथी रहने वाली है, बिकॉज अगला पूरा 1-1.5 महीना, दैट इज जनवरी टू फरवरी, इसी चीज़ से रिलेटेड आपका रहने वाला है कि इंडिया जो है इस कल्चरल फेस्टिवल को कैसे टेक ओवर करेगा। तो उससे रिलेटेड आप अपना स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी तैयार कर लीजिए, ताकि आप एडवांस डेवलपमेंट्स को ईजिली केटर कर पाए। ठीक है, till then continue with your preparation and thank you very much for watching the videos. Thank you.